Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 4th October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, फिजिक्स नोबेल प्राइज. फिजिक्स नोबेल प्राइज की हम बात करेंगे. सबसे पहले पर्सन का नाम आता है. यहाँ पे 3 लोगों को फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है. ये आप इनके पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज पियर एग्नोस्टिनी, सेकेंड वन इज फेरिक क्रूज एंड लास्ट वन इज NAL हुलियर. तो इन 3 पर्सन को यहाँ पर फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है. अब क्यों मिला है, इन्होंने क्या रिसर्च की थी, क्या उन्होंने डेवलप किया जिसके कारण इन्हें फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला. तो इसमें इन्होंने मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके मैटर्स होते हैं, है ना, सॉरी मैटर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और एक दूसरे से यहाँ पर इंटरेक्ट होते हैं. तो वो जिस टाइम पर, है ना, जो एटो सेकेंड यहाँ पर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस एटो सेकेंड को यहाँ पर उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया है. सो एटो सेकेंड फिजिक्स डील विथ अ वे टू कैप्चर दीज इंट्रैक्शन. एटो सेकेंड फिजिक्स किससे डील करती है, जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये मैटर्स कैसे एक दूसरे से यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं. तो जो इनको मतलब कि एक दूसरे से जो इंट्रैक्शन होता है उस चीज को कैप्चर करने के लिए जिस फिजिक्स का हम यूज करते हैं उस फिजिक्स को हम एटो सेकेंड फिजिक्स कहते हैं. तो इसी के चलते तो द एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट ऑप्टिकल पल्सेस हैज बीन इंटीमेटली रिलेटेड टू द टेक्निकल डेवलपमेंट इन लेजर टेक्नोलॉजी. तो इसलिए इसी के चलते इनको ये अवार्ड, मतलब कि आपका जो नोबेल प्राइज है, फिजिक्स नोबेल प्राइज, ये इनको दिया गया है. ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था मेडिकल नोबेल प्राइज के बारे में कि यहाँ पर मेडिकल नोबेल प्राइज मिला था 2 पर्सन को. कौन से वो 2 पर्सन थे जिन्हें यहाँ पे मेडिकल नोबेल प्राइज मिला है, हमने कल ही डिस्कस किया है. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे उन 2 पर्सन के नेम. ओके, तो नोबेल प्राइज यहाँ पर क्यों मिला था, mRNA वैक्सीन के कारण. इससे रिलेटेड हमारा एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल है, उसे हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूज क्लिक फाउंडर अरेस्टेड अंडर UAPA. यहाँ पर जो न्यूज क्लिक के जो फाउंडर है उन्हें अरेस्ट किया गया अंडर UAPA. तो इसमें से हमारे लिए 2 चीजें निकल कर आती हैं. पहली क्या, UAPA क्या है, आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंडर यहाँ पर क्या किया गया है कि मतलब आपका कोई भी ऐसा केस आता है जो पर्सन नेशनल की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट कर रहा है, जिस मतलब कि कुछ ऐसी बातें बोल दी या फिर कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर दी जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो नेशन है, उसके इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर बात आ रही है. तो उसके चलते आपका UAPA एक्ट होता है, ये 1967 में आता है, आपको ये याद रखना है. इसके अंडर न्यूज क्लिक के जो फाउंडर थे उनको अरेस्ट किया गया. अभी पूरा केस चल रहा था. केस एक्चुअली क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं. सो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुमन नालवा said a total 46 suspects including 9 women were questioned and their phones, laptops, devices seized for further examination. यहाँ पर टोटल 46, ये पूरा दिल्ली का केस चल रहा है ना. आपका ये कहाँ का केस है, दिल्ली का केस है. 46 यहाँ पर पर्सन सस्पेक्ट थे, उन सबका यहाँ पे पूरा क्वेश्चनिंग की गई, सारी चीजें की गई, उनके जो डिवाइसेस थे उनको सीज किया गया. फिर पुलिस ने यहाँ पे रेड भी करी, जितने भी जर्नलिस्ट के ऑफिसर्स थे और जो एकेडमिक्स थे, इन यहाँ पर पूरा हुआ. तो उससे क्या निकल कर आया कि जो न्यूज पोर्टल है उसमें टेररिज्म के केसेस यहाँ पर थे, है ना, कुछ टेररिज्म के यहाँ पे केसेस थे. और जब उनसे क्वेश्चन किया गया किसके बारे में, दिल्ली कम्युनल राइट्स के बारे में, और आपका जो CA एजिटेशन हुआ था 2019 एंड 20 में, ओके, फार्मर प्रोटेस्ट की हम बात करें 2020 एंड 2021 में, तो जो उनसे आंसर आ रहे थे वो मतलब कंटिन्यूटी में नहीं थे. ऐसा होता है ना, जो पर्सन मतलब कि किसी ने कुछ गलत काम किया हो या फिर झूठ बोल रहा हो तो उसके जो आंसर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो उसी के चलते यहाँ पर जो आपके न्यूज क्लिक के फाउंडर है उनको अरेस्ट किया गया. किसके अंडर, UAPA के अंडर. अब ये UAPA क्या है, इसको हम एक बार फिर से देखते हैं. सो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये कब पास होता है, आपका 1967 में. 1967 में ये पास होता है. इसका जो प्रोसेस था पूरी इससे पहले से यहाँ पे स्टार्ट थी. The Act provides special procedure to deal with terrorist activities among other things. तो मेनली ये किससे डील करता है, आपका टेररिस्ट एक्टिविटी से, है ना, कि अगर देश में, आपकी कंट्री में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को उसमें इन्वॉल्व है या फिर उस चीज से डील कर रहा है उसके प्रोसीजर से, तो यहाँ पर आपका ये एक्ट लग जाता है.
अब अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, जैसे कि इसमें क्या है, इस एक्ट का आप नाम पढ़ेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कि हमें क्या करना है, जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसे प्रिवेंट करना है, इसलिए हम इस एक्ट को लेकर आए हैं। सो व्हाट इज दिस अनलॉफुल एक्टिविटी, अभी इसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स एनी कंडक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम और विच contravene any law whether such conduct occur before or after the commencement of this act, whether such conduct occurred in the republic or elsewhere। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी आपने ऐसा क्राइम किया है, ठीक है, जिसके कारण आपका क्या हो रहा हो शॉर्ट टर्म में, मतलब कि आपकी जो सोवरेनिटी, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, या फिर किसी आपकी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है ना, तो फिर आपका यहाँ पर क्या लग जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, यहाँ पर ये वाला जो यूएपीए है लग जाता है। ओके, यूएपीए के आने से पहले भी कोई एक्ट हुआ, मतलब कि कोई ऐसा क्राइम हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी से कुछ डील रहा हो आपका, और उसके बाद हुआ, तो आपका इसके अंडर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो सेक्शन 15 है वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है, इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ एटलीस्ट 5 years to life. In case of terrorist act result in death, the punishment is death and imprisonment for life. तो अगर आपने कोई टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है और उस एक्ट के कारण किसी पर्सन की डेथ होती है, जान जाती है, तो उसका जो पनिशमेंट होगा कितना होगा, यहाँ पर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर जो आपका डेथ वाला होता है वो वाला प्रोविजन है। और अगर आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ 5 साल की सजा होती है। ये जो एक्ट है वो किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आप इंडिया के बाहर हैं, किसी दूसरी कंट्री में भी आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो भी आपका ये जो एक्ट है आपका अप्लाई होता है। पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेदर दे मे बी, तो वेर एवर दे मे बी, मतलब कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व होने के साथ साथ, गवर्नमेंट सर्विस में होने के साथ साथ वो टेररिस्ट एक्ट में भी क्या है, आपका जो आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है उसमें भी इन्वॉल्व है, तब आपका यहाँ पर ये एक्ट आपका यहाँ पर अप्लाई होता है। पर्सन ऑन शिप्स एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेदर दे मे बी, है ना, तो वेयर एवर दे मे बी, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन अगर कोई शिप्स में, एयरक्राफ्ट में आपका इन्वॉल्व है, सब में ये एक्ट आपका क्या होता है, लागू होता है। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, तो द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एनी इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। पहले ये एक्ट एक तरीके से क्या देखा जाता था, कोई ग्रुप होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसे ऐसा मतलब कि कह सकते थे, डिक्लेयर करता था कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट या फिर टेररिज्म जो वाले आपकी केस एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन 2019 में इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, और उस अमेंडमेंट के अंदर आप किसी इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट अपने आप को एम्पावर करता है। ओके, सो आई होप आपको यूएपीए यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट वहां पर बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन, जो आपका ये डायरकी वाला सिस्टम है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज दिस डायरकी। हम इसमें बात कर रहे हैं द्वैध शासन की, तो ये हमारा किस अधिनियम के अंदर पेश किया गया था, मतलब कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आपका डायरकी आता है, 1909, 1919, 1935, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ओके, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के लिए, है ना, मतलब कि एक तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी का। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये एक ऐसी एजेंसी है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्कोप है उसको वाइड करती है। सेकेंड वाज एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए है, या फिर एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, क्या जो भी आपकी पब्लिक पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी ब्यूरोक्रेसी है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा ही पूछा गया आपका पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो इंश्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए हमने कल ही वचाथी जो केस था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मेनली जो पार्टीज है उसके बीच में यहाँ पर बताया गया, तो इतना ज्यादा हमें यहाँ पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इस यहाँ पर सिर्फ एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, द ट्रबल विथ नोबल फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। आप सभी को पता है कल मेडिकल नोबेल प्राइज मिला है। ओके, किसको मिला है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वैसे इस आर्टिकल में मेंशन है, बट आप लोग स्टिल एक बार कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर किन दो पर्सन्स को मेडिकल नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है द ट्रबल विथ नोबल फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, आपकी एक mRNA वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था जिसके लिए इन्हें क्या हुआ है, मेडिकल नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, mRNA वैक्सीन क्या होती है, इसको हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं। इसमें इस वैक्सीन में हम इनएक्टिवेट जो आपके कोविड वायरस होते हैं उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी को ये क्या करता है, जो एक मैसेंजर RNA होता है वो कहता है मतलब कि एक अलग टाइप का प्रोटीन डेवलप करने की बात करता है। क्या करता है, प्रोटीन डेवलप करने की बात करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरा कोविड, बाहर से दूसरा कोविड का वायरस आता है, हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारी बॉडी क्या होगी, ऑलरेडी प्रिपेयर होगी पहले से ही कि हम क्या कर सकें, इस वायरस से डील कर सकें। ये पूरा आपका mRNA वैक्सीन है, ये क्लियर हुआ। अब इसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो वैक्सीन डेवलप की गई किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई, आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई। उनको फंडिंग किसने दी, गवर्नमेंट ने। फंडिंग कहाँ से आई, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फंडिंग आई। और गवर्नमेंट के पास ये पैसे कहाँ से आते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उन्हीं के पैसे होते हैं, ठीक है। और जब देखिए लोगों के पैसे किसके पास गए, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास गए, और गवर्नमेंट ने क्या किया, ये साइंटिस्ट को यहाँ पे फंडिंग दी कि वो क्या करे, वैक्सीन बनाए। उन्होंने वैक्सीन डेवलप करी mRNA, और यही वैक्सीन फिर से किसके पास जा रही है, लोगों के पास जा रही है, फ्री में नहीं जा रही है। इसके लिए भी उनको क्या करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं कि उन्हें ये वैक्सीन अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे। इतना क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के लिए, ये किसके लिए होने चाहिए, भलाई के लिए होनी चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। बट यहाँ पर लोगों को अपनी ही मतलब कि इस वैक्सीन के लिए डबल प्राइस पे करना पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पर क्या है, आपको एक डबल प्राइस यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये mRNA वैक्सीन डेवलप किया गया यूरोपियन कंट्रीज, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा। हम बात करते हैं किसकी, इंडिया के द्वारा भी वैक्सीन को डेवलप किया गया, रशिया और चाइना के द्वारा भी यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप किया गया। लेकिन और सबसे ज्यादा यहाँ पे बिलियंस ऑफ डोजेस यहाँ पे वैक्सीन के क्या आपके एक्सपोर्ट किए गए, बट इनका कहीं भी आपका जो कंसर्न है वो यहाँ पर आपका रेज नहीं किया गया। मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे कि ये जो वैक्सीन है इंडिया, रशिया, चाइना के द्वारा जो डेवलप किया गया, इसमें थोड़ा क्वालिटी वाला कंसर्न था कि हाँ ये इतने ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर देखिए जितने भी आपके डेवलपिंग नेशन थे, जो भी आपके डेवलपिंग नेशंस थे, वहां पर हमने क्या किया, इनको एक्सपोर्ट किया, और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी, इसका रिजल्ट भी हमें सामने नजर आया। लेकिन इनका जो जिक्र है हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं ये mRNA वैक्सीन की, तो ये mRNA वैक्सीन का प्राइस इतना ज्यादा है कि इवन इंडिया ने भी इसको इंपोर्ट नहीं किया था। अब हम बात करते हैं और भी वैक्सीन, जैसे कि हम Pfizer बिगेन प्रोड्यूसिंग देयर mRNA कोविड वैक्सीन, दे वर ऑल्सो मेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज zeal to make sure that they had more than enough to themselves before allowing manufacture to export them to the rest of the world. Their use is the other country including India was also complicated by protected negotiations over pricing and liability. तो देखिए ये जो आपका mRNA कोविड वैक्सीन है, इसको डेवलप किया गया
ठीक है। इसको पहले कहां पर, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने अपने लिए रखा। उन्होंने ये इंश्योर किया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो रही है कि उनकी कंट्री में जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए हो जाए। पहली बात तो ये। फिर एक्सपोर्ट की बात आती, क्या इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इसे अपनी कंट्री में इंपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएशंस नहीं हो रहे थे प्राइस के ऊपर, इसके प्राइस इतने ज्यादा हाई थे, ठीक है। तो देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा। इवन बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स को यहाँ पर डेवलप किया जो कि आपकी क्या थी, यहाँ पर एक्सपायरी डेट की थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देयर वर रिपोर्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका हैविंग टू थ्रो अवे लेक्स ऑफ वैक्सीन डोजेस बिकॉज दे हैड बीन एक्सपोर्टेड टू क्लोज टू देयर एक्सपायरी डेट्स। वहां पर कुछ वैक्सीन ऐसी थी कि ऐसी वैक्सीन को डेवलप किया गया, मतलब कि एक्सपोर्ट किया गया, जिसके द्वारा यहाँ पर मतलब कि उनकी जो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे अर्ज किया गया कि ये एक्सपायरी डोज जो कंट्रीज हैं, मतलब कि वैक्सीन हैं, उसका यूज ना करें। लेकिन फिर WHO यहाँ पर रिकमेंडेड देते हैं कि आप एक्सपायरी जो डोज वैक्सीन है इसका भी यूज कर सकते हैं, इसके जो रिस्क है इतने ज्यादा यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, यही सारी चीजें इसमें बात की जा रही कि हमें यहाँ पर नोबेल होना था। mRNA वैक्सीन ने इतना ज्यादा तो काम नहीं किया गया, इसमें आपके बिलियंस ऑफ यूजर्स भी हमें दिखाई नहीं देते, बट स्टिल हमने यहाँ पर क्या किया है, mRNA कोविड वैक्सीन के जो डेवलपर्स थे, रिसर्चर्स थे, उनको यहाँ पर ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, सो वी कैन नॉट ब्लेम अवर साइंटिस्ट फॉर ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क। एक तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो इसमें हम साइंटिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। द mRNA वैक्सीन स्टोरी ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic simply placed an extraordinary premium or altruism on their part, a result of administrator bossed decision। यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, उनका जो डिसीजन है वही सामने आता है। सो द टेक्नोलॉजी कुड हैव बेनिफिटेड एवरीवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट कर सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो हिस्ट्री शुड बी रिमेंबर्ड व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड व्हाट द 2030 मेडिकल नोबेल प्राइज क्लेम हैपन डिफरेंटली। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री को देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था, आपका पेंडेमिक आया था, तो उसी टाइम पर आपकी कौन सी वैक्सीन आई थी, mRNA वैक्सीन आई थी। लेकिन इसको यहाँ पर क्या किया गया, आपकी इंडिया में हम बात करते हैं कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, इसका भी यूज किया जाता है। आपकी चाइना की कुछ वैक्सीन थी, रशिया की यहाँ पे वैक्सीन थी। इवन इन वैक्सीन को हमने बिलियंस ऑफ वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी। ओके, लेकिन इसका जिक्र, इसके बारे में इनको इतना ज्यादा प्रेज नहीं मिला जितना mRNA वैक्सीन को यहाँ पर दिया गया था। तो इनको नोबेल प्राइज मिलने वाले को जो इन्होंने क्लेम किया है उसको, और ये जो पेंडेमिक वाली जो सिचुएशन है इसको हिस्ट्री किस तरीके से देखेगी, ये थोड़ा कंसर्न है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिट टेक्निक्स। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट आर्टिकल है, आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो मशीन्स हैं उसमें कुछ ऐसा एल्गोरिथम, आजकल जो भी हम क्वेश्चन, जैसे कि आप चैट जीपीटी का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको यहाँ पर आंसर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि द कैग who is the chair of Supreme Audit Institute of G20 warned the absolute dependence on artificial intelligence for the auditing purpose may lead to inaccurate finding and emphasize ethics as a कॉर्नस्टोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम कैग, ज्यादातर जो आपकी कैग का काम क्या होता है, आप सभी को पता है, कैग के बारे में अगर हम जान दें, उनका जो मेन कंडक्ट होता है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट्स मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर कहाँ पर कितना खर्चा कर रही है, सारी चीजें। कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, जैसे कि हमने कोई डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करी कि हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रिजेस बनाने हैं, क्या करने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं। अब ये ब्रिज के लिए हमने यहाँ पे फंड दे दिया, पूरा आपका जो बजट था वो एलोकेट कर दिया गया। अब ये क्या ब्रिज बनकर तैयार हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ है या फिर प्रैक्टिकली ये चीज हुई है या नहीं हुई, तो इस सब कामों को देखने का काम किसका होता है, आपका कैग का होता है। इतना क्लियर हो आपको, ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन जो कैग होगी, जो
पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जैसे कि अब क्या हो जाए, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हम बहुत ज़्यादा जो बहुत सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एब्सोल्यूट डिपेंडेंस होना हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर जो एथिकल जो कंसर्न है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेज होता है, क्योंकि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इथिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हम उस चैट जीपीटी आपका है, उससे कुछ आप क्वेश्चन करते हैं, चैट जीपीटी से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके एल्गोरिथम ऐसे होंगे, वो उसी बेसिस पर क्या करेगा, हमें आंसर देगा। अब चैट जीपीटी के पास यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसका सोर्स क्या है। यहाँ पर जो हम मान लीजिए कैग अपनी रिपोर्ट बना रही, अब कैग अपनी रिपोर्ट बना रही, उसको भी उसके लिए भी सोर्सेस चाहिए ना, कि वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ से सोर्सेस से हम जिन सोर्सेस से न्यूज़ को कलेक्ट किया जा रहा है, आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है। तो ये पूरा यहाँ पर कंसर्न है। इसलिए इस आर्टिकल में ये कहा गया कि अब हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना होगा। इवन बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर क्या किए हैं, आपके लॉ लेकर आए हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जून में यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है ईयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड में पहला एक्ट आया है जिसको यहाँ पर जो भी आपके जनरेटिव आर्टिफिशियल टूल्स हैं जैसे सच एज चैट जीपीटी, इनको ग्रेटर रेस्ट्रिक्शन और स्क्रूटिनी के अंदर रखा गया है। जो भी यहाँ पर डेवलपर्स हैं वो सिस्टम को पूरा रिव्यू करेंगे और कुछ भी रिलीज करने से पहले यहाँ पर उन्हें अप्रूवल लेना होगा। ओके, इवन पार्लियामेंट ने यहाँ पर उनको प्रोहिबिट किया है जो रियल टाइम सर्विलियंस, बायोमेट्रिक सर्विलियंस होता है, पब्लिक सेटिंग और सोशल स्कोरिंग सिस्टम को। तो ये सारे, क्योंकि हमारा क्या है, वास्ट इंटरनेट डेटा यहाँ पर माइंस है जो कि जिसको मैनेज करना हमारे लिए चैलेंज है। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है आपका आज के टाइम पे। जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेटा की, इंटरनेट डेटा, ये बहुत बड़ा डेटा है और इसको यहाँ पर रेगुलेट करना हमारे लिए सबसे बड़ा आज के टाइम पर चैलेंज है। तो इस आर्टिकल में यही है कि हम देख रहे हैं कि हर एक कंट्री एक नया फ्रेमवर्क लेकर, जैसे कि हम बात करते हैं कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड मेनी एआई ऑडिटिंग फ्रेमवर्क्स, दिस इंक्लूड द कोविड फ्रेमवर्क फॉर एआई ऑडिट। यहाँ पे एक कोविड फ्रेमवर्क आता है एआई के ऑडिट के लिए, यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस फ्रेमवर्क, द COSO ERM framework, UK's Information Commissioner's Office has published draft guidance on AI auditing framework. Data protection impact assessment are legally required if organization use AI system. तो यहाँ पर ये सारे आपके compliances हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया कि अब इंडिया को भी यहाँ पे क्या करना होगा, क्यों कुछ ऐसे फ्रेमवर्क अवेलेबल करवाने होंगे जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑडिट कर सके। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, ऑडिट टेक्निक की। तो कैग ने कहा कि हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रिलायबल नहीं होना होगा, क्योंकि जो आपका कितना ज्यादा यहाँ पर एक हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलायबल है, डेटा सोर्स कितना रिलायबल है, क्या इसमें यहाँ पे जो कैग में जो स्केबिलिटी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, एथिकल कंसर्न्स है, वो एक्यूरेसी है, अवेलेबल है, किस टाइम पर वो अवेलेबल हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो सकती हैं, रिस्क भी ला सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कैग है तो कैग के बारे में हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। व्हाट इज कैग? कैग इज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आपके आर्टिकल 148 में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये कोई भी स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसको कौन यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या है, एक फाउंडेशन है। तो ये क्या करता है, इंडिया में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका ऑडिट रखते हैं और अकाउंट्स रखते हैं। ओके,
CAC is guardian of public purse and oversees the whole financial system of the country at both the federal and state level. ये क्या करता है, मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक का जो पैसा है उस पर ध्यान रखता है, उसको ओवरसी करता है, क्योंकि पूरा जो पैसा है गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो पब्लिक का ही है ना। तो उसको कैसे यूज किया जा रहा है कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट और फेडरल लेवल दोनों लेवल पर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अपॉइंटमेंट और टर्म्स की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ओके, ये 65 ईयर्स तक की एज होती है और 6 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है। इसमें से दोनों चीजों में से जो भी पहले हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मतलब कि उनका रिटायरमेंट होगा। ओके, रेजिग्नेशन की बात करते हैं। रेजिग्नेशन ये आपका जो ही एंड शी कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। तो ये अपना रेजिग्नेशन, अगर इन्हें रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर किसी पर्सन को रिमूव करना है तो रिमूव करना भी इतना इजी नहीं है। जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस अप्लाई फॉर द रिमूवल ऑफ कैग पर्सन। ओके, सो यहाँ पर आई होप आपको कैग से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ हैज नाग्रोनो काराबग स्टैंड ऑफ एंडेड। यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है, आपका ये अजरबैजान और आर्मेनिया का कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट कब से, आपका 1920 से। आज से कन्फ्लिक्ट नहीं है, धीरे धीरे मतलब बीच में रुक जाता था, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ। 1920 से ये जो कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर स्टार्ट है। हम पहले हिस्ट्री देखते हैं। ओके, तो ये क्या है, जो ये वाला जो रीजन है, आप ये मैप में देखेंगे आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर किसके बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये जो कंट्री है, ये जो रीजन है, इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर में यहाँ पर आता है। ओके, सो इसमें ये इश्यू आ रहा है कि लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अजरबैजान, इट इज द साउथ कैकस रीजन बिटवीन ईस्ट यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। ये किसके बीच में, आपका ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया का एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट यहाँ पे कब से स्टार्ट होता है, ये आपका जब से आपका पहले ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे अटैक करता है साउथ कैकस में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ अजेरीज। तो यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर होता है तो अजरबैजान की हेल्प से, पहले इसको अजेरीज कहा जाता था, तो उनकी हेल्प से यहाँ पर इस रीजन में क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं। ओके, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 1920 में एक तरीके से पूरी तरीके से फुल ब्लोन यहाँ पे वॉर होता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सून आफ्टर बोथ कंट्रीज बिकम पार्ट ऑफ द सोवियत रिपब्लिक। फिर दोनों कंट्रीज अजरबैजान और आर्मेनिया किसका पार्ट बन जाती है, यहाँ पर सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाती हैं। ओके, तब तक ये थोड़ा सा रहता है, जो अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर ये चीज आती है। फिर 1991 में सोवियत यूनियन का क्या होता है, आपका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर जो आर्मेनियंस होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वाला जो रीजन है आपका नाग्रोनो और काराबाग, ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है और वो आर्मेनिया का एक तरीके से पार्ट है। इसी के चलते यहाँ पर फिर क्या होता है, 1994 में फिर से वॉर होता है जिसमें 30,000 लोगों की जान जाती है। ओके, फिर से ये पूरा वॉर होता है। फिर 1994 में ये जो वॉर है इसमें यहाँ पर रशिया ब्रोकर करता है और वो पीस की तरफ बात करता है कि ये जो वॉर इसको खत्म किया जाए। कौन ब्रोकर करता है आपका 1994 में, रशिया करता है। उसके बाद 2016 में फिर से वॉर होता है, 4 दिन का ये वॉर होता है, लेकिन इसमें कोई भी रेजोल्यूशन सामने निकल कर नहीं आता। उसके बाद 2020 में अजरबैजान जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक ऑफेंसिव यहाँ पर काम लॉन्च करते हैं, ऑफेंसिव यहाँ पर काउंटर बैक करते हैं, जिसमें यहाँ पे आर्मेनिया में टोटल यहाँ पे 6 वीक्स तक ये सारी चीजें चलती हैं। पूरा जो वॉर है वो चलता है जिसमें 2000 लोगों की जान जाती है। फिर ये जो अजेरी फोर्स होती है, सारी चीजें होती हैं। अब फिर से 2022 में जो आपके अजरबैजान होता है वो कैप्चर करने की कोशिश करता है, किसको, इस रीजन को, नाग्रोनो और काराबाग वाला जो ये रीजन है इसको यहाँ पर क्या करने की कोशिश करता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है। इसी के चलते जो लाचिन कॉरिडोर है, आप लाचिन कॉरिडोर कहाँ है, आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका लाचिन कॉरिडोर, ये चीज। ठीक है, तो इसको क्या कर देता है, अजरबैजान ब्लॉक कर देता है। अब इसको ब्लॉक करने से क्या हुआ, क्योंकि ये जो मतलब कि आपका कॉरिडोर था वो क्या करता था, जो नाग्रो पूरे आर्मेनिया को वर्ल्ड से कनेक्ट करता था।
है ना, ये जो रीजन था आपका लाचेन कॉरिडोर आर्मीनिया को पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर क्या करता था, कनेक्ट करता था। तो जिसके कारण इस ब्लॉकेट का कारण यहाँ पर जो इकोनॉमिक मिजरी इस रीजन को फेस करनी पड़ी। और इसका रीजन क्या दिया गया ब्लॉकेट का रीजन, कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के कारण इस कॉरिडोर को यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आउटब्रेक होता है किसका, वॉर का, आर्मीनिया और अजरबैजान के थ्रू। बट अब यहाँ पर क्या हुआ है, अजरबैजान ने इसका बहुत सारा जो पार्ट है अपने अंदर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनली देखिए तो ये जो रीजन था वो किसके कंट्रोल में, मतलब कि किसके अंडर रिकॉग्नाइज किया जाता था, अजरबैजान के कंट्रोल में रिकॉग्नाइज किया जाता था। अभी यहाँ पर नया वॉयलेंस यहाँ पे ब्रेकआउट होता है सितंबर में, जिसमें यहाँ पे अटैक होता है जो भी एथनिक आर्मेनीज फोर्सेस थे उसके अंडर। तो अभी यहाँ पे जितने भी आर्मेनीज के लोग थे आर्मेनिया के, वो लोग भाग कर यहाँ पर गए। अब ये पूरा अटैक चला। अब यहाँ पर डीप कंसर्न है जो भी आपकी एथनिक आर्मेनिया पॉपुलेशन है उस डिस्प्यूटेड रीजन में। तो अभी ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और ये रीजन एक तरीके से अजरबैजान के अभी कंट्रोल में है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज सर्कुलर माइग्रेशन लुकिंग एट बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर किस पर ध्यान देना है, सर्कुलर माइग्रेशन। सो व्हाट इज दिस सर्कुलर माइग्रेशन, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो सर्कुलर माइग्रेशन क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन डिस्क्राइब एज अ फ्लूइड मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन एरियाज यूजुअली फॉर अ पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन क्या होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर आपका कुछ भी पर्पस हो सकता है। माइग्रेशन यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं होती है, एक तरीके से माइग्रेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, दूसरा होता है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। क्या होता है दूसरा आपका, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका क्या होता है, यहाँ पर माइग्रेशन होता है। ओके, हम बात करें माइग्रेशन किस, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। या तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, या फिर आपके रीजन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, लाइक पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, एक रीजन से मूव करके दूसरे रीजन में जा रहे हैं। दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट होती है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं माइग्रेशन में, सर्कुलर माइग्रेशन में, कि मेन पर्पज हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। सो सर्कुलर माइग्रेशन और रिपीट माइग्रेशन, इट इज अ टेम्पररी और यूजुअली रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ अ माइग्रेंट वर्कर्स बिटवीन होम एंड होस्ट एरिया, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्कुलर माइग्रेंट्स आर द backbone of our country economy and contribute at least 10% of India's gross domestic product। हम अगर सर्कुलर माइग्रेशन की बात करें तो इसका मेन क्या है आपका, जैसे कि आप फार्मर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर फार्मर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यहाँ पर मान लीजिए अभी खेती का सीजन है, हमें फार्मिंग करनी सारी चीजें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, मूव करके जाते हैं किसी दूसरे रीजन में एम्प्लॉयमेंट के लिए। उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला, उन्होंने पूरा यहाँ पर काम किया। अब उसके बाद उनका फिर से टाइम आ गया किसका, फार्मिंग का, तो वो फिर से अपने रीजन में क्या हो गए, लौट कर आ गए। फिर से जब यहाँ पर काम उनका फार्मिंग खत्म होती है तो वो फिर से जाते हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट काम करने के लिए। तो ये जो पूरा सर्कल बना है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रिपीट में उनका माइग्रेशन यहाँ पर होता रहता है। इसी को हम कहते हैं क्या, सर्कुलर माइग्रेशन। तो ये कैसा आपका होता है, टेम्पररी होता है, रिन्यूएबल होता है, सर्कुलेटरी होता है, लीगल होता है। ये इसमें होता है रिस्पेक्टफुल ऑफ माइग्रेंट्स राइट्स, इसमें जो माइग्रेंट्स के राइट्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट भी किया जाता है। मैनेज सो एज टू ऑप्टिमाइज लेबर मार्केट्स फॉर बोथ ओरिजिन एंड डेस्टिनेटेड कंट्रीज। तो यहाँ पर जो लेबर मार्केट है वो इनको क्या करती है, मैनेज भी करती है और इनको रिकॉग्नाइज भी करती है। ओके, सो आई होप आपको सर्कुलर माइग्रेशन क्या है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है टॉयलेट यूज डिक्लाइनिंग इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19 WB पेपर। अब यहाँ पर क्या है आपका, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है। अब हम सभी को पता है कि आपके रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में हमने किसकी बात करी, स्वच्छता अभियान। आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है वो ग्रामीण और अर्बन दोनों के लिए यहाँ पे लॉन्च हुआ था, जिसका मेन पर्पज ये था कि जो खुले में शौच होता है, ओपन डेफिकेशन सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, उसको हमें खत्म करना है। इसके चलते आपके जो वेरियस कैंपेन्स होते हैं, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ये जो प्रैक्टिस होती है इससे आपको बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसी और आपने देखा होगा इसी के चलते
जो आपके टॉयलेट्स होते हैं उसका रेगुलर यूज करना लोगों को यहाँ पे सिखाया गया था कि आपको यहाँ पे टॉयलेट्स का रेगुलर यूज करना चाहिए। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की कि 2018 और 19 से यहाँ पर रूरल इंडिया में टॉयलेट का जो यूज है वो कम हो चुका है। क्या हुआ है, टॉयलेट का यूज यहाँ पर कम हो चुका है। ओके, सो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करते हैं 2014-15 में जो टॉयलेट का एक्सेस था, जो एक्सेस प्रोग्राम था, तो उसने यहाँ पर एक ब्रीथ टेकिंग गेन लिया था कि सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, टॉयलेट का यूज कर रहे थे। बट अभी फिर से रिपोर्ट आई है 18-19 से हम देख रहे हैं कि जो टॉयलेट का यूज है ग्रामीण एरिया में, स्पेशली जो आपका रूरल एरिया है वहां पर इसका यूज कम कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे कि हमने कुछ एरिया में देखे कि आपके टॉयलेट तो यहाँ पे बना दिए गए हैं, टॉयलेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, बना दिया गया है, लेकिन टॉयलेट होते हुए भी लोग क्या करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी उनका जो माइंडसेट है वो हमें चेंज करने की जरूरत है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आप लोगों को याद रखना है ये कि अर्बन एरिया में तो ठीक है, फिर भी जो नंबर है वो प्रॉपर है, लेकिन रूरल एरिया में यहाँ पर ये जो टॉयलेट का यूज है वो फिर से क्या हो रहा है, आपका डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है, आफ्टर इलेक्शन मोजिजो रिपीट्स हिज प्रॉमिस टू आउटस्टिंग इंडियन फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पीपल हैव टोल्ड एज दैट दे डोंट वांट द फॉरेन मिलिट्री हियर, ही सेड। आप सभी को पता है मालदीव्स के आपके न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं। उनका जो कैंपेन था वो कैंपेन किस बेसिस पर था, आउट इंडिया, मतलब कि वो एंटी इंडिया एक तरीके से उनका जो एक तरीके से कैंपेन है वो कैंपेन उन्होंने इसी तरीके से लड़ा था और वो प्रो चाइना की तरफ यहाँ पर है। उन्होंने अपने कैंपेन में ये कहा था कि जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स आपके यहाँ पर अरिचैपलेगी स्टेट में आपके रह रहे हैं, अभी वहाँ पर आपके डिप्लॉय किए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, प्रॉमिस किया था कि उन्हें हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो वो अपने इस वादे पर यहाँ पर स्टक है। तो द पीपल डोंट वांट फॉरेन मिलिट्री ऑन द एट ऑल, सीज प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द मालदीव हु हैड कैंपेन अगेंस्ट इंडियन ट्रूप्स प्रेजेंस। तो इन्होंने इसी को बेस मानकर क्या किया था, आपका कैंपेन लड़ा था। अब उन्होंने अपने प्रॉमिस को उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके इंडियन मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय है उसे यहाँ से रिमूव किया जाएगा। ओके, तो अभी अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, इंडिया को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से आपकी जो न्यू गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि मालदीव का जो रीजन है वो हमारे लिए उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन के बेस पे वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन ओशन में वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे सिक्योरिटी के पर्पज से। तो इस कंट्री में अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ पर अगर उभरते हैं, बढ़ते हैं, तो वो इंडिया के लिए क्या होता है, कंसर्न रेज करता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पे खत्म होते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन था आज का, लेट मी टेक द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन, ये डायरकी वाला जो सिस्टम था वो किस इंडिया के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी 1919। ओके, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो डायरकी वाज अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डायरकी का मतलब यहाँ पे डबल गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फॉर द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस थे उसके लिए यहाँ पर इसको क्या किया गया था, आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। इंडिया के कंटेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी आपकी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, जो यहाँ पर आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, कौन सा ज्यादा यहाँ पर क्या करता है, ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर एप्रोप्रिएट आपका बैठता है। जिसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ब्यूरोक्रेसी, जो आपकी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का मेन काम ये होता है कि जो भी आपकी पब्लिक पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी ऑफ अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज अ बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल विच प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 फंक्शन। इनके मेनली 2 फंक्शन है। पहला क्या, प्रोवाइडिंग पॉलिसी इनपुट्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु फ्रॉम द पॉपुलर एग्जीक्यूटिव। इनका मेन पहला काम ये होता है कि वो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वो इनपुट्स प्रोवाइड करें और उसके बाद जो भी पब्लिक पॉलिसी अप्रूव हुई है
बाय द पॉपुलर एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।